स्वागत है दोस्तों एक नई खोज में। आज की खोज है गांधी की शहादत, जिसका लेखक है जगन फडणवीस। मैंने पिछले वीडियो में इसका परिचय दे दिया है। अब आगे चलते हैं। अनुक्रम 1, वर्चस्व की आशा। भारत का सार प्रकाश अपने साथ लेकर ही उस दिन का सूरज डूबा और भारत पर अंधेरी रात का साम्राज्य छा गया। अगर वह रात न आती तो भारत की राजनीति एक अलग मोड़ लेती। दिन उदित होता है और ढलता है, यह क्रम कोई रोक नहीं सकता। दिन भले ही रोका जा सके, परंतु 30 जनवरी 1948 की शाम की दिल दहला देने वाली घटना टलना क्या संभव नहीं था? क्या उस घटना को रोकना सर्वथा असंभव था? महात्मा को अपने प्राण गंवाने पड़े। एक युग पुरुष का शरीर धरती पर गिर पड़ा। क्या महात्मा की आत्मा को उसके शरीर में सुरक्षित रखना कठिन था? महात्मा गांधी की हत्या की जाने वाली, यह खबर मुझे भी मेरे सूत्रों से पता चली। यह बात भारत के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुंबई के गृह मंत्री श्री मोरारजी देसाई को गांधी हत्या के 10 दिन पहले ही बता दी थी। हत्या की साजिश का पता सरदार पटेल को 15 दिन पहले ही लग गया था। उसके बाद 20 जनवरी 1948 को गांधी की प्रार्थना सभा में बम फटा। बम का विस्फोट करने वाला मदन लाल पहवा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बयान से हत्या की साजिश में शामिल व्यक्तियों के नाम मालूम हुए थे। उनका अता पता भी मालूम हो गया था, परंतु पुलिस उन्हें पकड़ न सकी। मदन लाल पतहवा द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लौह पुरुष पटेल के गृह मंत्रालय की पुलिस कार्रवाई करती तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या न होती। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या नाथूराम गोडसे और उसके साथी ही गांधी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, या इसके लिए और भी कोई जिम्मेदार है? गांधी हत्या के पीछे कुछ कारण थे। वह एक विचार प्रणाली का परिणाम है। देश का विभाजन, पाकिस्तान को दिए 55 करोड़ रुपए तथा गांधी द्वारा किया गया मुस्लिम का त्रुटिकरण आदि कारण सामने रखकर हिंदुत्ववादी गांधी हत्या का समर्थन करने का प्रयास करते हैं। गांधी जीवन की कुछ घटनाएं को देखें तो देश का विभाजन, 55 करोड़ रुपए तथा मुस्लिमों का त्रुटिकरण आदि हिंदुत्ववादियों द्वारा सामने रखे जाने वाले हत्या के ये कारण केवल कमजोर ही नहीं बल्कि असत्य है। यह बात समझ में आ जाती है। इन कारणों से भी अधिक प्रभावशाली कारण है हत्या के पीछे की विचारधारा तथा प्रवृत्ति। यही कारण है कि विभाजन से संबंधित तथा 55 करोड़ रुपए की असलियत सामने आने पर और वह वृद्धि को तर्कसंगत करने के बावजूद हत्या के समर्थक को पश्चाताप नहीं होता, अपितु वे उसे गौरव विनीत करते रहते हैं। नई पीढ़ी के इतिहास के प्रति अनभिज्ञता तथा पुरानी पीढ़ी विस्मरण के कारण विभाजन, 55 करोड़ रुपए एवं मुस्लिमों का अनुनय इन्हीं बातों को गांधी हत्या का कारण मानते हैं। कांग्रेस के लोग केवल सत्ता हथियाने के लिए गांधी के नाम का उपयोग कर रहे हैं। उन्हें गांधी जी के प्रति आस्था नहीं। गांधी जी के विषय में जो गलत प्रचार होता रहा है उससे ना उनका कोई लेना देना है, ना ही उन्हें परवाह है। इसलिए गांधी के प्रति सत्य उजागर किया जाए, ऐसा गत 40 वर्ष में कांग्रेस जनों को कभी लगा ही नहीं। चुनाव जीतकर आना, यही कांग्रेस उम्मीदवारों की एक मेज कसौटी बन गई। अगर कोई अपराधी इस कसौटी पर खरा उतरा है तो उसे भी टिकट थमा दिया जाता है। इसी कसौटी को सामने रखकर सिने अभिनेता तथा अभिनेत्रियों को उम्मीदवार बनाया जाता है। गांधी जी की तत्व प्रणाली तथा ध्येय आदि से कोई संबंध ना हो पर चुनाव जीतने का जिन्हें पूरा विश्वास हो, ऐसे जमींदारों और सामंतों को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाता है।
कांग्रेस का ध्येय लोगों के सामने रखने की तथा गांधी जी के विषय में गलत प्रचार कर हिंदुत्ववादी जो विषक्त माहौल बना रहे हैं उसका प्रतिवाद करने के लिए सत्य सामने रखने की आवश्यकता कभी ऐसी लोगों को प्रतीत नहीं हुई। इस वजह से हिंदुत्ववादी गोबलेस के प्रचार तंत्र की तरह जो कहते गए उसी ही आम आदमी सच मानने लगा। पुरोगामी विचार के पक्षों ने गांधी जी को कभी अपना नहीं माना, इसलिए गांधी जी के विरोध में हिंदुत्ववादियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार का झूठापन लोगों के सामने स्पष्ट करने की आवश्यकता ही इन पक्षों ने महसूस नहीं की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जातिवाद के विरोध में लड़ रहे थे। उनके व्यक्तित्व के कारण, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव के कारण तथा उनके वैचारिक दृष्टिकोण के कारण नेहरू जी के समय में सांप्रदायिक ताकतें दबी हुई थी, पर वे जड़ से उखड़ी नहीं थी। परंतु धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले ने ऐसा मान लिया कि ये ताकतें समूल उखड़ गई है। इंदिरा गांधी के कार्यालय में कांग्रेस में तानाशाही शुरू हुई। इस एकाधिकार को छुपाए रखने के लिए आर्थिक कार्यक्रम तथा गरीबों की राजनीति की भाषा चलती रही। फलतः उनके कार्यालय में भी सांप्रदायिक शक्तियां सिर ना उठा सकी। राजीव गांधी का नेतृत्व अपरिपक्व था, उनमें दूरदृष्टता का अभाव था। इसी कारण से तत्कालिक लाभों को ध्यान में रखते हुए कुछ मूलभूत बदलाव से जल्दबाजी में करते गए। इसलिए साहबानो केस के माध्यम से तलाक पीड़ित मुस्लिम महिला के हित में न्यायालय ने जो महत्वपूर्ण निर्णय दिया था वह मुल्ला मौलवी तथा धनी मुस्लिम के प्रभाव में आकर तलाक पीड़ित गरीब मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने वाला कानून ही राजीव गांधी ने बदल डाला। सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में एक हथियार मुद्दे ही आ गया। मुस्लिमों का तुष्टीकरण हो रहा है, यह बवंडर उन्होंने उठाया। हिंदू मुस्लिमों के बीच द्वेष की दरार बढ़ना शुरू किया। अब हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव जी ने विवादित बाबरी मस्जिद के बंद दरवाजा का ताला खुलवाया और शिलान्यास की इजाज़त दे दी। इस परिस्थिति की पृष्ठभूमि पर गांधी हत्या का जोर शोर से समर्थन किया जाने लगा। विभाजन तथा 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाने के लिए गांधी जिम्मेदार हैं, यह लोग के मन में पूरी तरह बैठ गया। इसकी बाकायदा कोशिश शुरू हुई। इसी कारण अब तक दबी हुई सांप्रदायिक ताकतें आज बिना किसी संकोच के खुलेआम गांधी के हत्यारों को सम्मानित कर रही है। भारत का विभाजन तथा 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाना ये गांधी हत्या के कारण ही नहीं है। महात्मा गांधी ने 23 जनवरी 1948 से उपवास शुरू किया। वह 55 करोड़ रुपए दिए जाने के लिए था ही नहीं। भारतीय स्वाधीनता का सूरज कब उगेगा, कैसे उगेगा, इस संबंध में सब कुछ अंधकारमय था। विभाजन और 55 करोड़ रुपए देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे समय में गांधी हत्या के प्रयत्न हुए थे। कुछ प्रसंगों में नाथूराम गोडसे का भी नाम आ चुका था। उसे पुलिस हिरासत में ले रखा गया था। फिर उस समय हत्या के प्रयास क्यों हुए? गांधी की हत्या का कलंक भी महाराष्ट्र के माथे पर ही लगा। आज़ादी के बाद गांधी हत्या के 2 प्रयास हुए थे। उनमें से एक सफल हुआ, पर आज़ादी से पहले गांधी हत्या के 4 असफल प्रयास हुए। इन सब घटनाओं का अगले अध्याय में विस्तार से विवरण किया गया। परंतु पुणे की एक जानलेवा घटना से बचने के बाद गांधी जी ने कहा था, ईश्वर कृपा से 7 बार मृत्यु के मुंह से मैं सही सलामत बचा हूँ। गांधी हत्या के 14 वर्ष पहले जून 1934 में पुणे में उन पर जानलेवा हमला हुआ। 7 लोग जख्मी हुए।
दैव बसंत गांधी जी बच गए। उस समय न विभाजन था, न 55 करोड़ का मामला था। फिर उस समय हिंदूवादी उनकी जान क्यों लेना चाहते थे? पंचगनी, सेवाग्राम तथा पुणे के पास गांधी जी को ट्रेन से गिराने का प्रयास कर उनकी जान लेने की कोशिश क्यों की गई? गांधी जी के अपहरण की साजिश का पता तत्कालीन पुलिस उपायुक्त जेडी नगरवाला को लग गया था। इन सभी प्रयास का काल अगर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रयास विभाजन एवं 55 करोड़ के कारण नहीं हुए थे। पुस्तक का विषय पूरी तरह मर्यादित है। गांधी चरित्र तथा उनकी महानता का वर्णन पुस्तक का हेतु नहीं है। विभाजन के विषय में गांधी जी की भूमिका, विभाजन कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, 55 करोड़ रुपए का मामला क्या है, आज़ादी की संभावना भी नज़र में नहीं थी। उस समय से गांधी हत्या के प्रयास हो रहे थे। उसके पीछे कौन से कारण थे? महाराष्ट्र के हिंदुत्ववादी विचारकों ने ही गांधी हत्या के प्रयास क्यों किए? ये सब बातें स्पष्ट होना आज जरूरी है। गांधी हत्या की प्रवृत्ति या विचार महाराष्ट्र में ही उपजा और बढ़ता गया। इसकी जड़ में महाराष्ट्र की सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों का यह कारणों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि गांधी की हत्या विभाजन और 55 करोड़ के कारण नहीं हुई। मदन लाल पहवा को छोड़ खूनी तथा उसके सभी साथी महाराष्ट्र के हैं। पहवा पाकिस्तान से आया, निर्वासित था। देश के अन्य कुछ हिस्से में भी गांधी विरोधी वातावरण था, परंतु वहाँ के विरोधी महाराष्ट्र जैसे कट्टर और प्रक्षोभक विचार के नहीं थे। ऐसा क्यों? व्यापार के लिए आए ब्रिटिश व्यापारियों ने 150 वर्ष भारत पर अपनी सत्ता चलाई। ब्रिटिश व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश सत्ताधारियों को बंगाल के हिंदू साहूकार तथा जमींदारों ने सहायता की। आधुनिक भारत, आचार्य सदत जागड़कर, 1956 से 57 साल का बंगाल। S.C. हिल, ब्रिटिश हिंदुस्तान इतिहास। P.I. रॉबर्ट, इतिहास संशोधक, सेजवालकर के भारत इतिहास संशोधन मंडल की पत्रिका के लेख। अंग्रेजों ने पहले मुसलमानों से बंगाल हथिया लिया था, फिर अन्य रियासतों तथा प्रदेश राजपूत तथा जाटों से जीत लिए। महाराष्ट्र में संभाजी महाराज की हत्या के बाद से पुणे के शनिवार वाड़ा पर अंग्रेज का यूनियन जैक सन 1928 में फहराया गया। तब तक महाराष्ट्र की सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में ही थी। महाराष्ट्र में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों से सत्ता अपने हाथ में ले ली। महाराष्ट्र एक ही राज्य है जहां ब्राह्मणों से सत्ता ली गई। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख द्वारा अप्रैल 1949 में लिखे गए लेख से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना उचित होगा। ब्राह्मणों का हाहाकार ईश्वर के कानों तक कब पहुंचेगा? तब कोई पुराने जमाने का ब्राह्मण कहता, अरे भाई, यादव कैसे मारे? रावण ने क्या कम प्रलय मचाया था? सभी देवताओं को बंदी बनाया था। बाद में रामचंद्र जी ने बानर की मदद से लंका ली या नहीं? पानी पर पत्थर तैरे ना, उसी तरह अंग्रेज भी एक दिन डूबेंगे। धर्म प्रस्थान होगी, ब्राह्मण सुखी होंगे। इस तरह की चर्चाएं ब्रिटिश सत्ता महाराष्ट्र में स्थापित होने पर ब्राह्मण लोग करते रहते थे। ऐसा उल्लेख लोकहितवादियों के प्रस्तुत लेख में है। एक ना एक दिन अंग्रेजों के हाथ से फिर ब्राह्मणों के हाथ से सत्ता आएगी, धर्म संस्थापना होगी और ब्राह्मण सुखी होंगे, ऐसा ब्राह्मण सोचा करते थे। ब्राह्मणों की यह सोच महत्वपूर्ण है। पुणे में अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद अंग्रेजों ने कुछ ब्राह्मण को राय बहादुर और सर बहादुर बनाया। कुछ ब्राह्मण इस कृपा दृष्टि से अछूते रह गए, उनमें असंतोष पनपने लगा। विष्णु शास्त्री चापुलकर ने इस असंतोष को अंग्रेज विरोधी असंतोष का रूप दिया।
राष्ट्राभिमान जगाने का प्रयास किया। आगे चलकर चिपलुन करजी को बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर का सहयोग मिला। सन 1876 के अकाल में किसानों का दंगा हुआ। उसका लाभ उठाते हुए वासुदेव बलवंत फडके ने बगावत का झंडा फहराया। इस पृष्ठभूमि में बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी का मंत्रोच्चार किया। तिलक जी के आंदोलन के कारण जो आज़ादी मिलेगी उसमें सत्ता फिर ब्राह्मणों के हाथ में आएगी। इस आशा से ब्राह्मण तिलक जी के आंदोलन की ओर आकृष्ट हुए। उनमें से कई लोग तो तिलक जी को आंदोलन का अर्थ ही नहीं समझ सके। आंदोलन का अर्थ इन लोगों ने लगाया। तिलक जी स्वयं गरम उग्र विचार के थे। तिलक जी की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायी और भी गरम विचार वाले बने। तिलक जी के अनुयायी में से कुछ हिंदुत्ववादी बने और कुछ गांधी के साथ गए। इससे पहले सन 1940 में बाल शास्त्री जांभेकर ने सामाजिक सुधार की बातें की तो ब्राह्मणों ने उन पर हमला करके उन्हें सताया। ब्राह्मणों का वर्चस्व प्रस्थापित करने की आशा इसके पीछे थी। जो भी बातें ब्राह्मण विरोधी थी उन्हें नष्ट करना ही एक उद्देश्य इन पुराण मतवादी लोगों का था। आगे भी यह उद्देश्य बना रहा। अंग्रेजों के आने के बाद सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का अधिकार ढीला पड़ने लगा। समाज व्यवस्था में बदलाव आने लगे। वरिष्ठ जातियों के हाथ में नियंत्रण निकल गया। उनके सामने चुनौती खड़ी हुई थी। खेत की समस्याओं को महत्व प्राप्त होने लगा था। भारत की कृषि व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए यूरोप के कृषि तज्ञ डॉक्टर ओलकर ने किसानों के खेती विषयक अज्ञान की ओर ध्यान आकर्षित कर शिक्षा में खेती संबंधी विषयों को समाविष्ट करने की सिफारिश की। अगर वह मंजूर होती तो मध्यम वर्ग के साथ ही बहुजन समाज पर भी शिक्षा का अच्छा परिणाम होता और वह समाज भी आगे बढ़ता। यही कारण है कि समाज के ऊंचे वर्ग ने इस सिफारिश को लागू नहीं होने दिया। महात्मा फूले का भी आग्रह था कि निम्न जातियों को शिक्षा मिले और शिक्षा में खेती विषय समाविष्ट हो। फूले जी की शिकायत थी कि शासन प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं देता है, उच्च शिक्षा पर अधिक खर्च करता है। इसका लाभ ब्राह्मण तथा उच्च जाति के लड़के को ही प्राप्त होगा। ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो तथा निम्न जातियों के लिए स्कूल खोले जाए, यह उनकी मांग थी। इसके विपरीत लोकमान्य तिलक तथा आगरकरजी ने माध्यमिक महाविद्यालयीन शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन किया। सन 1883 के न्यू इंग्लिश स्कूल के इतिवृत्त में माध्यमिक तथा महाविद्यालय शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए इन दो महान नेताओं ने कहा कि धार्मिक, नैतिक तथा भौतिक शिक्षा के जरिए भारत की अधोगति रोकी जा सकती है। आगे की शिक्षा की सुविधा दिलाई। बहुजन समाज के लिए प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता थी। प्राथमिक शिक्षा के अभाव में तिलक जी, आगरकरजी के माध्यमिक स्कूल तथा कॉलेजों का लाभ बहुजन समाज के लड़कों को मिलता ही नहीं था। इस पृष्ठभूमि पर ध्यान दे तो ऐसा लगता है कि लोकमान्य तिलक ने जो राजनैतिक जागृति की तथा अंग्रेजों के खिलाफ जो असंतोष जगाया वह प्रमुखतः उच्च वर्णीयों के हित में ही था। शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद जिनकी नौकरी का प्रश्न हल नहीं हो पाया था तथा अंग्रेज की सत्ता के कारण जिनकी महत्ता को ठेस लगी थी, ऐसे मध्यम वर्ग में असंतोष पैदा हो गया था। लोकमान्य तिलक ने देश का नेतृत्व किया, लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जगाई, सरकार के विरोध में आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया, परंतु उनके कार्यकाल में आंदोलन देहात तक कम ही पहुंच पाया। बहुजन समाज भी आंदोलन में शरीक न हो पाया। उनके आंदोलन को अनायास ही शहरी मध्यम वर्ग के असंतोष का स्वरूप प्राप्त हुआ। प्रस्थापित वर्ग के हाथ में सामाजिक नियंत्रण छूटने लगा। सत्य शोधक समाज के कार्य से इस प्रक्रिया को गति मिल रही थी। तिलक जी के आंदोलन में शरीर होने से उनकी शक्ति बढ़ने से परिवर्तन की गति रोकी जा सकी और अपनी श्रेष्ठता पुनः स्थापित किया जा सकेगी।
यह भाव शहरी मध्यम वर्ग के युवाओं में उत्पन्न हुआ। परिणामतः ऊंची जाति के मध्यम वर्ग का तिलक के आंदोलन के प्रति लगाव बढ़ता गया। महाराष्ट्र में तिलक जी के अनुयायी अधिक थे। तिलक महाराष्ट्र से थे, इसी कारण ऐसा हुआ। यह मानना सही न होगा। बदलती राजनैतिक और सामाजिक परिस्थिति के कारण यह होता गया। तिलक जी के आंदोलन का गलत अर्थ मध्यम वर्गीयों ने लगाया। उनके आंदोलन की व्यापक परिधि कईयों के आकलन शक्ति से परे की बात थी। परिणामतः अपनी दृष्टि से सुविधाजनक अर्थ लगाकर मध्यम वर्ग के तिलक के आंदोलन की ओर देखा। तिलक जी के आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो स्वराज आयोग, उसमें अपनी सामाजिक और राजनीतिक सत्ता आबादित रहेगी, ऐसा ऊंची जातियों ने मान लिया। इसलिए ये लोग तिलक जी के आंदोलन के प्रति आस्था रखते थे तथा आंदोलन में अपनी शक्ति के अनुसार भाग भी लेते थे। ऐसा समय 1 अगस्त 1920 के दिन तिलक जी का देहावसान। मान्य तिलक के निधन के बाद मोहनदास करमचंद गांधी का भारतीय राजनीति में उदय हुआ। राजनीति को एक नई दिशा और गति मिली। महात्मा गांधी ने राजनीति में नए आयाम दाखिल किए। अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग को गांधी ने लड़ाई के लिए नया हथियार बनाया। राजनीतिक आंदोलन के साथ सामाजिक सुधारों के प्रश्न भी हाथ में लिया। उनकी लड़ाई की तकनीक नई थी, अफ्रीका का अनुभव था, परंतु केवल उस अनुभव के आधार से ही गांधी जी ने नई तकनीक नहीं दी। इस देश का मानस जितना गांधी जी ने जाना समझा, उतना अन्य किसी। अंग्रेजों को खदेड़ने का प्रयास गांधी जी के पहले भी हुए थे। सन 1847 का प्रयास तो काफ़ी बड़ा था। अपनी सामर्थ्य से अंग्रेजों ने उस प्रयास को कुचल डाला। शास्त्रों का प्रयोग कर अंग्रेजों को भगाने की ठाने तो अंग्रेज भी अपनी सत्ता मजबूत बनाने के लिए बल का प्रयोग करते और ऐसा प्रयास को असफल बनाते। ऐसे हालत में आज़ादी और अधिक दूर जाती। सशस्त्र क्रांति के लिए निरंतरता, ध्येय निष्ठा और प्रयत्न की पराकाष्ठा आवश्यक होती है। वैसी तैयारी भारत की नहीं है। सशस्त्र प्रतिकार के लिए भारत भूमि अनुकूल नहीं। यह देश शांति से अधिक प्यार करता है। यह गांधी जी ने अच्छी तरह पहचान लिया था। इसलिए गांधी जी ने लड़ाई की नई तकनीक अपनाई। आज़ादी अपने लिए लानी है, यह भावना आम आदमी में जागृत होगी। उससे वैसा भरोसा रहेगा, तभी यह लड़ाई व्यापक बनेगी। यह पहचानकर गांधी जी ने आम आदमी की आशा आकांक्षाएं में राजनीति को जोड़ा। जनजीवन के मूलभूत प्रश्नों से आंदोलन को जोड़ा। गांधी जी के नेतृत्व के परिणाम स्वरूप कांग्रेस का अर्थात आज़ादी का आंदोलन देहातों तक पहुंचा। अधिकतम लोगों का सहयोग गांधी जी ने प्राप्त किया। यदि आज़ादी का आंदोलन विशिष्ट समाज तक सीमित रहा तो कभी यशस्वी नहीं होगा। यह गांधी जी ने पहचाना और सभी जाति धर्म के लोगों को कांग्रेस अपनी लगे। ऐसा मोड़ राजनीति को दिया। तिलक महाराज की राजनीति इससे भिन्न थी। अतः तिलक जी के आंदोलन के प्रति अकृष्ट वर्ग अपनी प्रचुरता भी प्रतिस्थापित होगी, इस भावना से आंदोलन में शरीक हुआ था। महात्मा गांधी की राजनीति का परिणाम, उनके तत्वज्ञान, उनके आंदोलन का प्रभाव देहात के सामान्य लोगों पर पड़ता गया। अपना वर्चस्व पुनः स्थापित हो। तिलक जी के आंदोलन में शामिल वर्ग की आशाओं पर पानी फिर गया। तिलक जी की राजनीति में धर्म की प्रधानता थी। तिलक प्रेम की ढाल सामने रखकर यह वर्ग हिंदुत्ववादी राजनीति अपनाता गया। अपनी श्रेष्ठता पुनः प्रतिस्थापित करनी हो तो गांधी विचार, उनकी तत्व प्रणाली, उनके आंदोलन के तरीके, इन सब का प्रभाव ना फैले, इस दिशा में प्रयास करने का इस वर्ग ने ठान लिया। गांधी जी की राजनीति में सब धर्म, पंथ तथा जातियों का स्थान था। अतः गांधी जी के आंदोलन की वजह से मिलने वाली आज़ादी में ये सभी वर्ग सत्ता में सहभागी होंगे, यह भान इस वर्ग को था। इसलिए गांधी प्रवृत्ति आंदोलन में वे शामिल नहीं हुए।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे हिंदू महासभा ने नेता अंग्रेजों के शासनकाल में मुस्लिम लीग हक मंत्रिमंडल में अर्थमंत्री 26 जुलाई 1942 को उन्होंने गवर्नर को पत्र लिखकर जताया था कि अंग्रेजों के युद्ध प्रयत्न को उनका पूरा समर्थन, साथ ही बंगाल में चल रहे कांग्रेस के आंदोलन को किस तरह नष्ट किया जा सकता है यह भी लिखा था। युद्ध प्रयत्न के समय सामूहिक आंदोलन की भावना निर्माण कर अशांति फैलाई, असुरक्षा निर्माण करना आदि को किसी भी सरकार को रोकना चाहिए। बंगाल का यह आंदोलन कैसे दबाया जाए, यह प्रश्न है। कांग्रेस के अत्यंतिक प्रयास के बावजूद बंगाल में कांग्रेस का आंदोलन जोर न पकड़े तथा असफल हो। इस दृष्टि से मैं सुझाव दे रहा हूँ। इस तरह की चिट्ठी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सर जॉन हॉवर्ड को लिखी। क्विट इंडियाज ओपोनेंट अनमास्क्ड सुमित गुहा, इंडियन एक्सप्रेस में 27 अगस्त 1992। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तब हिंदू महासभा के नेता थे। आज़ादी का आंदोलन चरम उत्कर्ष पर था। ऐसे समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे ने इस तरह की चिट्ठी क्यों लिखी? इस प्रश्न के उत्तर के बीच भी हिंदुत्ववादियों ने स्वयं को आज़ादी के आंदोलन से अलग क्यों रखा? इन्हीं कारणों में देखा जा सकते हैं। हिंदुत्व तथा हिंदू राष्ट्रवाद जैसे संबंध सजाए रखने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी कारण से आंदोलन से दूर रहा, क्योंकि गांधी जी ने नेतृत्व से मिलने वाली आज़ादी केवल उच्च वर्णीयों को लाभ देने वाली नहीं थी। इसलिए 14 अगस्त 1947 के स्वाधीनता दिवस को हिंदुत्ववादियों के मतमदीन माना जाता है। धर्म राष्ट्र का पक्ष लेते हैं। इसका कारण भी यही है। धर्म राष्ट्र में धर्म पर नियंत्रण रखने वालों का कब्जा रहे और धर्म नियंत्रण का कार्य यह कर्तव्य धर्मशास्त्र ने उच्च वर्णीयों को ही सौंप रखा है। गांधी युग में हिंदूवादियों ने धर्म तथा धर्म राष्ट्र की भावनाओं को आभार भी था। फिर भी आम आदमी गांधी जी के आंदोलन से दूर नहीं हुआ। उल्टे पूरा देश में गांधी का प्रभाव बढ़ गया। सापेक्ष में गांधी के विचार उनका नेतृत्व अपनी राह का रोड़ा है, ऐसा हिंदुत्ववादियों को लगता था। अपनी विचार प्रणाली की ताकत से अर्थात धर्म राष्ट्र की अवधारणा के आधार पर गांधी जी का आंदोलन रोका जाना असंभव है। यह स्पष्ट होने पर गांधी जी को खत्म किया जाए, यह विचार हिंदुत्ववादियों में जोर पकड़ता गया और गांधी हत्या के प्रयास शुरू हुए। हिंदुत्ववादी लगातार गांधी हत्या के प्रयास करते रहे। गांधी जी का प्रभाव कम करने के लिए पहले इस गुट ने मुस्लिम के प्रति द्वेष बढ़ाया, फिर इस तरह का प्रचार शुरू किया कि गांधी जी मुसलमानों का समर्थन करते हैं, उनसे ज़्यादा लगाव रखते हैं, गांधी मुस्लिम परस्त हैं, ऐसा आरोप वे लगाने लगे। महाराष्ट्र से होने वाले गांधी विरोध का विश्लेषण गांधी जी के निजी सचिव प्यारेलाल ने भी किया है। महाराष्ट्र उग्र और कर्मठ ब्राह्मणों का गढ़, साथ ही निस्वार्थ वृत्ति से, समर्पण की भावना से तथा निष्ठापूर्वक कार्य करने वाले देशभक्तों का भी आदर्श है। कभी कभी वहाँ की ध्येयवादिता अत्यंतिक सिर पर पहुँच जाती है। यह ध्येयवादिता अन्य देशों के जीवन के संबंध में तथा उनकी राजनीति के संबंध में तुच्छता की भूमिका लेने वाली होती है। यह भूमिका महात्मा गांधी की विचार प्रणाली की विरोधी भूमिका है। महात्मा गांधी के उदय से लोकमान्य तिलक की स्मृतियाँ धूमिल हो गई। गांधी जी की विचार प्रणाली तथा उनके आंदोलन का तरीका तिलक का महत्व कम करने लगा है। देश की राजनीति में तिलक जी का स्थान तथा महाराष्ट्र का स्थान गांधी जी की वजह से कम हुआ है, ऐसा गलत धारणा कुछ लोगों ने अपनाई है। परिणाम स्वरूप गांधी जी के विचारों का प्रभाव जब बढ़ता गया, उनका अहिंसक आंदोलन फैलता गया, तब इस गुट ने गांधी के विषय में, उनके विचार के विषय में, आंदोलन की तकनीक के विषय में शत्रुत्व शुरू किया। उनकी निराशा और विफलता की भावना ने गांधी निंदा का आंदोलन चलाया। आगे का भाग सुनने के लिए बने रहिए एक नई खोज के साथ। जब तक के लिए अलविदा।